Germany facing a growing crisis. Lost a confidence vote of political crisis. What is wrong with the German economy? About the country's high rates of poverty. Car industry also on a downward spiral, plans to close down factories. Once the undisputed leader of Europe's economy is facing a crisis. जब संकट की घड़ी आती है तो हर तरफ से आती है। यूरोप के सबसे बड़े इकोनॉमी जर्मनी में आजकल अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में भूचाल सा आ चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ले लीजिए तो जर्मनी के सबसे बड़े एम्प्लॉयर फोक्सवैगन अपनी 3 फैक्ट्रीज जर्मनी में बंद कर रही है। करीबन 90 साल के अपने इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंपनी अपने फैक्ट्रीज को शटर करेगी, और यह कोई आइसोलेटेड केस नहीं है जर्मन बिजनेसेस में। उधर देश में एक जबरदस्त राजनीतिक अस्थिरता भी चल रही है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ट्स के खिलाफ एक नो ट्रस्ट वोट लाया गया वहां की पार्लियामेंट में, जिसके बाद शोल्ट्स की सरकार अब ऑफिशियली गिर चुकी है। स्नैप इलेक्शंस होने वाले थे, पर वहां की इलेक्शन कमीशन ने बताया हमारे पास तो कागज ही नहीं है बैलेट्स छापने के लिए। तो अब फरवरी के महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं जर्मनी में, और तब तक पॉलिटिकली पैरालाइज्ड अवस्था चलती रहेगी वहां। जर्मन गवर्नमेंट कोलैप्स होने की वजह थी ओलाफ शोल्ट्स की 3 पार्टी कोalition में बढ़ती हुई इंटरनल टेंशंस देश के इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर। पिछले महीने चांसलर शोल्ट्स ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर क्रिश्चियन लिंडनर को डिसमिस कर दिया, जिसके बाद लिंडनर की पार्टी ने कोalition से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। इसी के साथ जर्मनी में सोशल टेंशन्स भी काफी उबाल पर है। 20 दिसंबर को जर्मनी की राजधानी बर्लिन से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक लोकल क्रिसमस मार्केट में हजारों लोग फेस्टिव शॉपिंग कर रहे थे, जब अचानक एक एक्स सऊदी नेशनल तालिब अल अब्दुल मोहसिन, जिसको पेशे से तो दिमाग का डॉक्टर बोला जा रहा है, उसने तेज रफ्तार से अपनी एसयूवी से मासूमों को रौंद दिया। 5 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल, इसमें 7 भारतीय भी शामिल थे। इस हमले के बाद जर्मनी जैसे लिबरल देश में भी इमिग्रेशन को लेकर एक नया डिबेट छिड़ चुका है। आज जर्मनी में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीनों क्राइसिस आपको मिल जाएंगे। लेकिन जर्मनी जैसे इकोनॉमिक पावर हाउस में अचानक से ऐसी हालत उत्पन्न हुई कैसे? वो क्या चीज है जो जर्मनी को आज श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के रास्ते ढकेल रहा है? एक टाइम पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ से पूरे यूरोप को लीड करने वाला जर्मनी आखिर ऐसी सिचुएशन में कैसे आ गया? क्या कारण है जर्मनी के इकोनॉमिक डाउनफॉल के पीछे? कैसे जर्मनी का डाउनफॉल इंडिया के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी खोल सकता है ग्रोथ के लिए? और क्यों जरूरी है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी सीखे जर्मनी की गलतियों से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी? सब डिटेल में बात करेंगे आज के एपिसोड में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की हालत काफी खस्ता थी। अमेरिका के मार्शल प्लान के तहत वेस्ट जर्मनी को $1.4 बिलियन का फाइनेंशियल एड दिया गया था, जो उस समय काफी बड़ी रकम हुआ करती थी। इस रकम ने मानो कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी इंडस्ट्री को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद की, एक नई जान फूंक दी जर्मन इकोनॉमी के अंदर। आने वाले कुछ सालों में जर्मनी ने जो कर दिखाया वो इकोनॉमिक मिरेकल से कुछ कम नहीं था। 1948 में करेंसी रिफॉर्म और मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज ने इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया। वेस्ट जर्मनी ने अपना फोकस सोशल मार्केट इकोनॉमी पर रखा, जिसमें फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी बैलेंस किया गया। की सेक्टर्स ऑटोमोटिव मशीनरी, इंजीनियरिंग बहुत रैपिडली ग्रो करने लगे, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की वजह से वेस्ट जर्मनी दुनिया का टॉप इकोनॉमी में अपना नाम शामिल कर पाता है। पूरे 1950s में जर्मनी 8% एनुअल जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर करता है। ये 8% आंकड़ा एक दशक के लिए भारत का भी एम है। आने वाले दशकों में भी वेस्ट जर्मनी का इकोनॉमिक ग्रोथ काफी इंप्रेसिव रहा। फोक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज जैसी कंपनीज इसी एरा में खूब ताबड़तोड़ ग्रोथ करती हैं, जर्मनी का इकोनॉमिक माइट का सिंबल बनती है। लेकिन 1989 में बर्लिन वॉर गिरने के बाद और 1990 में रीयूनिफिकेशन के बाद ईस्ट जर्मनी के हिस्सों को भी ग्रोथ स्टोरी में शामिल होने का एक मौका मिलता है। इनिशियल स्ट्रगल्स के बाद मिड 1990s तक जर्मनी की इकोनॉमी ने फिर से रिकवर करना शुरू कर दिया, जो कि फिर से लार्जली एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इस पर ही डिपेंडेंट थी, स्पेशली इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। 2010 आते आते जर्मनी यूरोप का इकोनॉमिक लीडर बन जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा इकोनॉमी अपने एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन के दम पर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। आज भी जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ग्लोबली 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर
कोविड-19 और यूक्रेन वॉर, इसके बाद उसकी ग्रोथ स्टोरी को लगता है किसी की बुरी नजर लग जाती है। फोर्ब्स रैंकिंग की माने तो फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में जहां भारत की इकोनॉमी 6 to 7% की ग्रोथ दिखा रही है, वहीं जर्मनी का एस्टिमेटेड ग्रोथ फिगर 0% है, एब्सोल्यूट जीरो। इस नेट जीरो ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ी वजह खुद जर्मन सरकार और उनकी पॉलिसीज है। जर्मनी में जहां सरकार की नजर अर्थव्यवस्था से हटी, वहां दुर्घटना घटी। सवाल भारत सरकार के लिए यह है कि क्या इकोनॉमी पर हम आंख गाड़े हुए बैठे हुए हैं या गड़े मुर्दे उखाड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? अगर आप Q2 की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ 5.2% तक नीचे आ गई थी, तो मामला कभी भी बिगड़ सकता है और जर्मनी ने यह बात साबित कर दी। लेकिन मामला बिगड़ा कैसे? जर्मनी के डाउनफॉल में रशिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, उस वक्त जर्मनी रशिया से अपनी एनर्जी का 30 to 35% पार्ट इंपोर्ट कर रही थी, खासकर कि नेचुरल गैस के रूप में। यह सस्ती एनर्जी सप्लाई जर्मनी के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काफी जरूरी था। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद जब जर्मनी और यूरोप के बाकी देशों ने या रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए, तो जवाबी कार्रवाई में रशिया ने अपनी गैस सप्लाई बंद कर दी, काट दी। जर्मनी, जो कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू पहले सीधा रशियन गैस रिसीव कर पाता था, अब ऑल्टरनेट सोर्सेस के लिए ढूंढने निकल गया, मजबूर हो गया। अब नतीजा यह रहा कि जर्मनी में एनर्जी प्राइसेस 40% तक ज्यादा बढ़ गई, शूट अप कर गई। यह क्राइसिस जर्मन सरकार की अपनी पॉलिसीज की देन ही है। दुनिया भर के देश की तरह जर्मनी भी सालों से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था। एनिशविंडी या एनर्जी ट्रांजिशन के तहत जर्मनी ने 2030 तक रिन्यूएबल सोर्सेस के जरिए एटलीस्ट 50% से ज्यादा एनर्जी नीड्स फुलफिल करने का एक एम्बिशियस टारगेट रखा था। लेकिन इस एनर्जी ट्रांजिशन का एक यूनिक कंपोनेंट था न्यूक्लियर एनर्जी। अब जर्मन लोग न्यूक्लियर एनर्जी को सालों से ही फेज आउट करने की कोशिश करते आए हैं। इनफैक्ट उनका एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट, एंटी कार्बन मूवमेंट जैसे कोल फायर्ड प्लांट्स, उससे भी ज्यादा पुराना है। लेट 1980 से ही जर्मनी अपने एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को शटडाउन करने की कोशिश करता आया है और साल 2011 में फुकुशिमा डिजास्टर के बाद जर्मनी ने यह प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दिया और 2022 तक पूरी तरीके से न्यूक्लियर पावर को फेज आउट कर दिया। जर्मन सरकार का इरादा न्यूक्लियर एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी और लेस रिस्की सोर्सेज से रिप्लेस करने का था। लेकिन इससे पहले कि नए रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स लगा सके, इलेक्ट्रिक कार्स पॉपुलर हो सके, जर्मनी को आदत लग गई सस्ते रशियन गैस सप्लाईज की। बस फिर क्या था, रशियन एनर्जी इंपोर्ट साल ब साल बढ़ती चली गई और होम ग्रोन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को फेज आउट कर दिया। हां, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन बढ़ी तो, पर लार्ज स्केल कंजम्पशन के लिए आज भी कोल और गैस पर ही डिपेंडेंट है जर्मनी। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद रशिया ने जर्मनी से यह चीप एनर्जी सप्लाई छीन लिया। आज जर्मन हाउस होल्ड से लेकर इंडस्ट्रीज तक हर कोई हाई एनर्जी प्राइसेस का कॉस्ट उठा रहा है। कई इंडस्ट्रीज महंगी एनर्जी प्राइसेस और हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से बंद हो रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, जो जर्मनी का जीडीपी का 25% हिस्सा बनता है, उसमें 2022 में 6.3% की फॉल देखी गई। एनर्जी के हाई प्राइसेस से इंडस्ट्रीज काफी कॉस्ट कटिंग भी करने लगे, जॉब लॉसेस भी होने लगे और कुछ इंडस्ट्रीज ने अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस करना शुरू कर दिया। जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लॉन्ग टाइम से ही इकोनॉमी का बैकबोन रहा है, खासकर की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मशीन मेकिंग, केमिकल्स और इंजीनियरिंग में। जर्मनी का ऑटोमोटिव सेक्टर दुनिया का 3rd लार्जेस्ट है, जिसमें फोक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज जैसे मेजर प्लेयर्स हैं। साल 2021 में पैंडेमिक प्रेशर के बावजूद जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने 117 बिलियन यूरो का एक्सपोर्ट दर्ज किया था। लेकिन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन की वजह से जर्मन कंपनीज को मेजर चैलेंजेस का अब सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ ऑटोमोबाइल्स ही नहीं, पूरे जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2018 से अब तक 9% के आसपास गिर चुका है। इंडिया के लिए यहां भी एक सीख है कि किसी भी एक देश से पावर या इंपोर्ट्स पर इतना निर्भर ना करो कि कभी भी कोई रुकावट हुई और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट गई। जैसे चाइना से हम ताबड़तोड़ इंपोर्ट्स जो कर रहे हैं, $100 बिलियन का जो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक दिन ये निर्भरता चाइना के ऊपर, हमारे दुश्मन के ऊपर हमें भी महंगा पड़ेगा, जैसा कि रशिया के ऊपर निर्भरता जर्मनी को महंगा पड़ा। जर्मनी की आर्थिक समस्या सिर्फ आंकड़ों और रोजगार तक सीमित नहीं है और ऐसा कभी होता भी नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस का इंपैक्ट सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर
हमेशा पड़ता है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का सबसे पहला जो बंदा पिसता है वो है आप और हम, आम आदमी। जर्मनी में बढ़ती इन्फ्लेशन और एनर्जी कॉस्ट की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर गिर रही है। इस बेचैनी का पॉलिटिकल फॉलआउट भी हमें दिख रहा है। फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज जैसे एएफडी ने अपनी पॉपुलिस्ट रेटोरिक के जरिए इस गुस्से का फायदा उठाया है वोट बटोरने के लिए। यह पैटर्न दुनिया भर की सोसाइटीज में आपको दिखने को मिलेगा। जैसे जैसे लोगों की आर्थिक दिक्कतें बढ़ती हैं, वैसे वैसे लोग कट्टर विचारधारा की तरफ आकर्षित होते हैं, चाहे वो फार राइट हो चाहे वो फार लेफ्ट हो। एक फ्रस्ट्रेटेड जनता में नफरत भी बोना बहुत आसान होता है। जर्मनी के केस में ऑल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड एएफडी जैसे पार्टीज का सपोर्ट रिसेंट सालों में कंसिडरेबली बढ़ा है, खासकर कि 2020 के बाद। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एएफडी ने एंटी लॉकडाउन, एंटी वैक्सीन प्रोटेस्ट्स को बैक किया, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन का वो सिंबल बने। 2021 के फेडरल इलेक्शंस में एएफडी ने 10% से ज्यादा वोट सिक्योर किए, लेकिन ईस्टर्न जर्मनी के कंपैरेटिवली बैकवर्ड रीजन में उनका सपोर्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग है। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जर्मनी के एनर्जी क्राइसिस को लेकर एएफडी ने और मोमेंटम गेन किया। हाई एनर्जी प्राइसेस, गवर्नमेंट के न्यूक्लियर पावर शटडाउन डिसीजन, पब्लिक डिस्कंटेंट जो था उसको डीपन किया, अपना एजेंडा और फैलाया, और एएफडी ने इस इशू को लीवरेज करते हुए अपना बेस को एक्सपैंड किया। रीसेंट ओपिनियन पोल्स की अगर आप माने तो एएफडी का नेशन वाइड वोट शेयर 22 to 24% तक पहुंच गया है, जो चांसलर शोल्ट्स की एसडीबी या मेन पॉलिटिकल पार्टी है उसके आसपास तक चले गया है। एएफडी का एंटी इमिग्रेशन और नेशनलिस्टिक रेटोरिक रूरल और इकोनॉमिकली वीकर रीजन्स में काफी लोकप्रिय बन चुका है, जहां बेरोजगारी, आर्थिक तंगी और भी ज्यादा है। ऐसे एरियाज में एएफडी जैसी पार्टीज खूब अच्छा परफॉर्म करेगी। जर्मनी के इतिहास में आपको अगर याद हो तो एक और फायर राइट पार्टी हुआ करती थी जिसने लोगों के फ्रस्ट्रेशंस का इस्तेमाल किया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। उसके बाद हिटलर ने किस तरीके से सत्ता पर कब्जा किया, फिर वर्ल्ड वॉर 2 और हॉलोकास्ट को अंजाम दिया। आज फिर से एक राइट विंग पार्टी उसी देश में वही प्लेबुक का इस्तेमाल कर रही है। बस फर्क इतना है कि उस वक्त नाजीज ने ज्यूज के तरफ सारा इशारा किया था, अपनी एनर्जी को फोकस किया था। इस बार एएफडी माइग्रेंट्स, खासकर कि एशियन और मुस्लिम माइग्रेंट्स को अपना निशाना बना रही है, जिससे एक और एनिमी बने और वोट्स बटोरे जा सके। इससे पॉलिटिक्स तो अच्छा चल जाता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन देश की कोई समस्या का समाधान तो नहीं निकलता है। इंडिया में भी यह ब्लेम गेम चालू है। 50 साल आगे की प्लानिंग ना करके हम 500 साल पहले की खुदाई में आजकल ज्यादा बिजी हैं। लोगों की जेब टाइट है और उनका गुस्सा इतिहास की गलतियों पर केंद्रित करना अब जरूरी हो गया है, और वो आसान भी है, लेकिन देश का इसमें नुकसान ही होने वाला है। और जब तक यह नुकसान होगा पीछे देख देख कर, एनिमी बना बना कर, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। जर्मनी का केस इंडिया के पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ओवरऑल सोशल फैब्रिक के लिए काफी जरूरी है स्टडी करना। सबसे पहला, नेवर टेक योर ग्रोथ फॉर ग्रांटेड। चाहे कितनी भी आप सक्सेसफुल रन पर हो, इकोनॉमी किसी भी वक्त पलट सकती है और आपकी वीकनेसेस एक्सपोज हो जाती हैं। सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, देश के अंदर भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे इकोनॉमिक डाउनटर्न हो सकता है, और फिर ये इकोनॉमिक डाउनटर्न एक पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन में बदल सकता है, जो कि अच्छे खासे और एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम को पैरालाइज कर सकता है। ऐसे में एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज तेजी से फैलती हैं, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स पॉपुलर हो जाते हैं, एंड बिफोर यू नो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसा एक बड़ा क्राइसिस आपके सामने आ जाता है। हर जगह बात मास रेवोल्यूशन तक भले ही ना पहुंचे, लेकिन एक फ्रस्ट्रेटेड जनता को एक्सट्रीमिस्ट आइडिया से मैनिपुलेट करना हमेशा आसान होता है। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने री इलेक्शन होता है, और ऐसा ही ट्रेंड हमें अमेरिका में भी दिखने को मिलता है, जहां ट्रंप ने माइग्रेंट्स को मेन विलेन बनाया। और अब तो चुनाव खत्म भी हो चुके हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि इंडियन ओरिजिन लीगल आईटी प्रोफेशनल्स, बहुत सारे जो वहां के सिटीजन्स बन चुके हैं, उन्हें भी निशाना बनाया गया है। क्योंकि एक बार ये हेट का जीनी बाहर निकल जाता है तो उसे वापस डालना बहुत मुश्किल होता है। भारत में भी तो विलेन ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहां तो एक पूरी कम्युनिटी को परमानेंट विलेन बना ही दिया गया है, सारा इल्जाम वहीं लगाया जाता है। जब भी महंगाई और बेरोजगारी बढ़े, चलो मस्जिद के नीचे हम सर्वे करना शुरू कर देते हैं, भेजो वापस बाबर के वंशजों को। जर्मनी का केस अगर हम समझें तो एक्चुअली एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। $4.71 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ आज जर्मनी दुनिया का
तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है, लेकिन 0% ग्रोथ की वजह से इंडिया जर्मनी को बहुत जल्द ओवरटेक कर सकता है। 3.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 6 से 7% की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट के साथ भारत बस कुछ ही सालों में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन सकता है, अगर हम अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी ना मार दें। थोड़ा कोर्स करेक्शन करें तो हम इस प्रोसेस को और फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, जर्मनी को मात दे सकते हैं। जर्मनी के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डिक्लाइन हमने आपको अभी दिखाया। इस डिक्लाइन का सबसे ज्यादा फायदा आज कौन उठा रहा है? चाइना। लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम पोस्ट कोविड एरा में काफी सक्सेसफुल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग रिबाउंड कराने में हेल्प किया है, उसे एक्सपैंड करने की आज दरकार है। इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ऑलरेडी रैपिडली ग्रो कर रही है, उसे भी इंसेंटिवाइज करने की आज दरकार है ताकि हम जर्मनी और यूरोप के मार्केट्स को भी टैप कर पाएं। जर्मनी के सप्लाई चेन डिसरप्ट होने पर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का एक जो मौका हमें फिर मिल सकता है, स्पेशली ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जर्मनी को अपनी इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करने के लिए इंडियन टेक फर्म्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे आईटी और ऑटोमेशन। वहां भी इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जर्मनी में आज स्किल्ड वर्कर्स की भी भारी कमी है। 7 लाख से भी ज्यादा स्किल्ड जॉब्स जिन्हें भरा ही नहीं जा पा रहा है। ये वो जॉब्स हैं जो या तो इंडियन इंजीनियर्स भरेंगे, लेकिन इंडिया को भी याद रखना पड़ेगा कि अगर स्किल्ड ट्रेन टैलेंट नहीं करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, ऐसा ट्रेंड मैन पावर नहीं बनाओगे तो सामने जाकर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बाहर से ही लोग बुलाने पड़ेंगे। एंड में बस एक वार्निंग कि यह मत सोचिएगा कि यहां पूरा खेल खत्म हो चुका है, जर्मनी ध्वस्त हो चुका है, इंडिया बस नंबर 3 बन ही गई ग्लोबल इकोनॉमी। इसमें अभी हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप जर्मनी का एग्जांपल देखें तो वहां तक जाकर अब वो नीचे स्लिप कर रहा है, जैसे इंग्लैंड भी नीचे स्लिप कर गया था। यह किसी देश के साथ भी हो सकता है। इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में जर्मनी अभी ठोस टक्कर देगा, यह बात भूलिएगा मत। जर्मनी के पास एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है। कोई एक इंडस्ट्री पर जर्मनी डिपेंड नहीं करता है, तो दूसरी जगह जर्मनी कवर अप कर सकता है। भूल मत जाइएगा कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 को भी डील कर चुका है, तो रिबाउंड करने की जो क्षमता है जर्मनी में वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और आज भी जर्मनी एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, तो उसे हल्के में हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर यह चेंज लाना है, अगर जर्मनी को मात देना है, अगर इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना, याद करिए जब कोविड का टाइम आया था हमने कैसे बोला था कि चाइना को हम ओवरटेक कर देंगे, चाइना से हम बिजनेस खींच लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज जर्मनी ने एक और अपॉर्चुनिटी दिया है, लेकिन इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ए फॉर आत्मनिर्भर सच्ची में क्या होता है, बी फॉर बाबर से आगे निकलो, देश पर फोकस करो, सी फॉर चाइना पर डिपेंडेंस कम करो। $100 बिलियन का ये जो हम उनसे सामान मंगवाते रहते हैं, किसी दिन हमें तोड़ डालेंगे, ये इतनी डिपेंडेंसी हो चुकी है। डी फॉर डेमोक्रेटिक फंडामेंटल्स की बात करनी होगी। ई फॉर एक्सपोर्ट बूस्ट हमें देखना पड़ेगा। अगर इन चीजों पर बैठकर फोकस नहीं किया, डिबेट नहीं किया, डिस्कशन नहीं किया और अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, तो जल्द ही किसी की नजर लग जाएगी, हमको भी जैसे जर्मनी को लगी है, और उसके बाद कुछ और करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।